सुंदर जेडी लॉ एजुकेशन में आपका स्वागत है। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम समझेंगे ऑर्डर 2 के बारे में। देखिए ऑर्डर 2 बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बताता है कि हम अगर कोई सूट फाइल करते हैं तो वो एक बार में पूरा कंप्लीट फाइल हो जाना चाहिए, बार बार में, क्योंकि जस्टिस एक बार हो जानी चाहिए। इसके लिए ऐसा नहीं है कि पार्टीज को तंग किया जाए, हरास किया जाए, तो उन सब चीज़ों के बारे में बात करता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहीं से जो है आपको काफ़ी चीज़ें ऐसी समझ में आएगी कि हम काफ़ी गलतियां करते हैं जब सूट को विड्रॉ करते हैं, समझ रहे हैं। तो कई ऐसी चीज़ें जिनको आज हम समझेंगे। तो ऑर्डर 2 बेसिकली है, इसका देखिए ऑब्जेक्ट एंड पर्पस है, जैसे मैंने कहा कि ये सीपीसी के अंदर डील्स विद द फ्रेम ऑफ सूट। इट इंश्योर्स दैट द कोर्ट इज नॉट बर्डन विद मल्टीपल केसेस फॉर द सेम डिस्प्यूट। तो बेसिकली ये कहता है कि देखिए कि एक जो सूट है वो होना कैसे चाहिए। बेसिकली इसका मतलब ये हुआ कि जो भी चीज़ें आप कोर्ट से मांग रहे हैं तो एक ही बार में मांग लीजिए, एक ही बार में सबको पार्टीज बना लीजिए, एक ही बार में सब कुछ कर लीजिए, क्योंकि कोर्ट जो है सेम चीज सेम डिस्प्यूट को मल्टीपल केसेस में नहीं सुनेगा। तो जो जस्टिस है वो एक ही बार में कंप्लीट जस्टिस होनी चाहिए। इसका देखिए प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है टू प्रिवेंट द मल्टीप्लिसिटी ऑफ सूट्स, मतलब सेम पीपल फाइटिंग अगेन एंड अगेन। तो जो बार ये जो मल्टीपल सूट्स फाइल होते हैं, ये ऐसा है कि 10,000 रुपये का एक सूट फाइल कर दिया है, 15,000 रुपये का एक कर दिया, ऐसा नहीं कर सकते आप। टू एंश्योर दैट एवरी डिस्प्यूट इज डिसाइडेड फाइनली इन वन गो। इसका मतलब ये है कि जो सूट फाइल हो रहा है उसका जो पूरा जो डिस्प्यूट है वो एक ही बार में डिसाइड हो जाए। टू प्रिवेंट द हरासमेंट ऑफ द डिफेंडेंट बाय रिपीटेड केसेस। आप जिस पार्टी को पार्टी बना रहे हैं एज अ डिफेंडेंट, उसको भी तो हरासमेंट होती है जब आप मल्टीपल सूट्स फाइल करते हैं, तो उसके हरासमेंट को रोकने के लिए भी है। अगर के सिंपल वर्ड्स में कहें कि वट एवर यू वॉन्ट फ्रॉम द पर्सन यू आर सुइंग, आस्क फॉर इट ऑल एट वंस। जैसे मैंने कहा कि अगर आपको किसी के ऊपर आपके जो पैसे हैं, आपने किसी को 10,000 रुपये दिए थे, एक बार 20,000 रुपये दिए थे, एक बार कभी 50,000 दिए थे, तो इन सब के तीनों के अलग अलग सूट ना फाइल करें, इनको सबको मिला के एक ही सूट फाइल करें। इसका बेसिकली मतलब ये है। तो इसका देखिए रूल 1 क्या कहता है, फ्रेम ऑफ सूट की बात करता है। इसके इंग्रेडिएंट्स हैं, एवरी सूट मस्ट बी फ्रेम टू प्रोवाइड अ ग्राउंड फॉर अ फाइनल डिसीजन। फिर वही बात है कि जब आप सूट को बना रहे हैं तो उसके अंदर जो सारे ग्राउंड है वो सारे वो होने चाहिए जिससे कि उस डिस्प्यूट को लेकर एक फाइनलिटी आ सके, मतलब ख़त्म हो सके। ए वन वन जैसे हमने पढ़ा ना कि एक ही बार में सब कुछ ऐड हो जाना चाहिए उसके अंदर। दूसरी बात है, इट मस्ट इंक्लूड एवरीथिंग नीडेड टू प्रिवेंट फर्दर लिटिगेशन रिगार्डिंग द सेम सब्जेक्ट। तो इसके अंदर जैसे कि बात हम कर रहे हैं बार बार कि वो सारी चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए जिससे कि जो है बाद में कोई और सूट उसके सेम डिस्प्यूट पे ना आ सके। फिर है कि द पार्टीज मस्ट ब्रिंग ऑल पॉइंट्स ऑफ कंटेंशन टू द कोर्ट्स नोटिस। तो जितनी भी आपकी बातें हैं, जितनी भी चीज़ें आप कहना चाहते हैं, वो सारी की सारी जो है कोर्ट के नोटिस में एक ही बार में ले आइए। दिस रूल एक्ट एज अ फाउंडेशन, इट टेल्स द प्लेंटिफ द वन हु फाइल्स द केस दैट देयर केस मस्ट बी कंप्लीट एंड कॉम्प्रहेंसिव। तो बेसिकली कि ये जो रूल है एक फाउंडेशन रखता है कि जो प्लेंटिफ को कहता है कि जो भी चीज़ें आप कहना चाहते हैं वो एक ही बार में बता दीजिए। देखिए थोड़ा डिटेल डिस्कशन में देखते हैं इसके। देखिए रूल 1 इज मैंडेटरी इन नेचर। It essentially says that a suit should be structured in a way that the court can decide the matter once and for all। तो बेसिकली इसका देखिए मैंडेटरी चीज़ है, ऐसा नहीं है कि इसको आप ऑप्शनल समझ के समझें कि जो है देख लेंगे दूसरा सूट फाइल कर देंगे, कोई ना कोई नई कहानी ऐड कर देंगे, तो ऐसा नहीं है। इसका स्ट्रक्चर इसलिए इस तरीके से बनाया गया है। वाई इज़ दिस इम्पॉर्टेंट? देखिए इफ़ यू डोंट फ्रेम द सूट प्रॉपरली द कोर्ट माइट नॉट बी एबल टू गिव अ कंप्लीट जजमेंट। अगर आप सारी चीज़ें नहीं लिखेंगे तो कोर्ट कंप्लीट जस्टिस देगी कैसे? दिस माइट लीड टू अनदर केस बीइंग फाइल्ड लेटर विच इज़ एग्जैक्टली व्हाट द सीपीसी वांट्स टू अवॉइड। तो फिर इससे क्या होगा कि अगर आपने एक ही बार में सब कुछ नहीं लिखा है तो इससे क्या होगा, दूसरा सूट आएगा, और सीपीसी कभी नहीं चाहती, कोर्ट नहीं चाहते कि ऐसा हो, उसी को अवॉइड करना चाहते हैं। द कोर्ट एक्सपेक्ट यू टू बी डिलीजेंट, यू कैन नॉट कम बैक लेटर एंड से ओ आई फॉरगॉट टू मेंशन दिस पॉइंट इन माय प्रीवियस केस। तो आपको जो है बहुत ही सावधानी पूर्वक चीज़ों को लिखना है। कोई भी बात आप बाद में नहीं कह सकते आगे, जी मैं भूल गया था उस टाइम पे लिखना, मेरे 5 लाख रुपए और रह गए थे, उसको भी ऐड कर लेते हैं, इसलिए मैंने दूसरा सूट फाइल किया है, ठीक है, तो नहीं चलेगा। एग्जाम्पल है, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखिए, इमेजिन अ डिस्प्यूट ओवर अ हाउस, यू शुडंट जस्ट आस्क फॉर द कीज, यू शुड आस्क फॉर द कीज, द ओनरशिप एंड द रिमूवल ऑफ द ट्रेसपासर ऑल इन वन सूट। तो मान लीजिए एक जो हाउस का एक घर का डिस्प्यूट है, तो आपको सिर्फ उसकी जो है सिर्फ चाबी नहीं मांगनी, मतलब पोजीशन नहीं मांगनी है, सिर्फ उसके साथ में आप मांगिए जो उसकी जो ओनरशिप है, ठीक है ना, पोजीशन मांगो, उसकी चाबी मांगो, और जो बंदा उसके अंदर बैठा हुआ है
उसको बाहर निकालो, समझ रहे हैं? तो ये सारी चीज़ें एक ही के अंदर आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि पहले मेरी घर की चाबी दे दे, उसका सूट फाइल कर देते हैं, फिर आप ओनरशिप का सूट फाइल कर देते हैं और फिर उसको इविक्शन का सूट फाइल कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। एग्जाम्पल है, देखिए, राहुल सूज Amit for a land dispute but fails to mention the rent Amit owes him. The court asks Rahul to frame the suit properly to include all related issues together. तो राहुल ने जो है, देखिए, लैंड डिस्प्यूट के ऊपर, ज़मीन के विवाद पर जो है सूट फाइल किया, और बस उसने क्या, देखिए क्या हुआ कि जो जो किराया है वो किराया वो मेंशन करना भूल गया, जो किराया भी उसको लेना है। अब देखिए कोर्ट उससे कह सकता है कि भाई साहब सारी चीज़ें एक बार में इंक्लूड कर लो, तो नहीं तो फिर बाद में आपको दिक्कत रहेगी। तो देखिए अगर बाद में अगर कोई चीज़ छूट जाती है तो हमने ऑर्डर 6 के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें ऑर्डर 6 में जो है आप अपनी सूट को जो है प्लेंट को अमेंड कर सकते हैं और जो चीज़ें छूट गई हैं उनको इंक्लूड कर सकते हैं। रूल 2 क्लोज 1 उसका कहता है सूट टू इंक्लूड होल क्लेम, मतलब कि जो है जो भी चीज़ें आप मांग रहे हैं उसको सब कुछ ऐड करना है उसी के अंदर। देखिए रूल 2 जो है ऑर्डर 2 का बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहीं ना कहीं आपको अगर याद होगा, जो अगर आपको याद हो, जैसे कि मानते हैं ना कि अगर आप कोई सब्सिक्वेंट सूट फाइल करते हैं तो सब्सिक्वेंट सूट फाइल करने के लिए अगर आपको सेक्शन 11 याद हो तो सेक्शन 11 के अंदर क्या है वो बार किया गया है। तो अगर सब्सिक्वेंट सूट जो कि ऑलरेडी दोनों पार्टीज़ के बीच में डिसाइड हो रखा है तो वो उसको डिसाइडेड मानते हैं। तो सेकंड सूट क्या है, अलाउड नहीं होता है। जैसे आप, तो इसके इंग्रेडिएंट समझते हैं। एवरी सूट मस्ट इंक्लूड द होल ऑफ द क्लेम विच द प्लेंटिफ इज एंटाइटल्ड टू मेक। तो जो 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 सूट है उसको, जो भी मतलब क्लेम है प्लेंटिफ को, पूरा का पूरा एक ही बार में अपने उस सूट के अंदर मेंशन करना है। द क्लेम मस्ट बी इन रिस्पेक्ट ऑफ द स्पेसिफिक कॉज ऑफ एक्शन। तो ये जो क्लेम है बेसिकली उस स्पेसिफिक कॉज ऑफ एक्शन के ऊपर होना चाहिए। मैं इसको थोड़ा एग्जांपल के साथ बताऊंगा, चिंता ना करें। अ प्लेंटिफ में हाउएवर रिलिंक्विश एनी पोर्शन ऑफ हिज क्लेम इन ऑर्डर टू ब्रिंग द सूट विद इन द जुरिडिक्शन ऑफ एनी कोर्ट। तो देखिए प्लेंटिफ अगर चाहे तो कोई अपना जो है क्लेम छोड़ सकता है ताकि जो है वो जो सूट है जुरिडिक्शन में आ सके। मान लीजिए आपको जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, मान लीजिए दिल्ली में ही आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर आपको एक सूट फाइल करना है, ठीक है। अब जो है उसकी जो जो वैल्यू है डिस्ट्रिक्ट जजों को सुनने की वो है 2 करोड़ तक की। तो आप अब मान लीजिए किसी एक साल का रेंट अगर आप उसको रिलिंक्विश कर दें ताकि आपका जो सूट है वो जुरिडिक्शन में 2 करोड़ से ऊपर ना जाए, क्योंकि 2 करोड़ से ऊपर जाएगा तो वो दिल्ली हाई कोर्ट में जाएगा। तो ऐसे टाइम में आप क्या कर सकते हैं, उसको छोड़ सकते हैं। तो किसी भी एक साल का आपने रेंट नहीं मांगा तो ऐसा चीज़ें ऐसे हो सकती हैं, ठीक है। तो दिस इज़ द मोस्ट क्रूशियल पार्ट ऑफ ऑर्डर 2। यू कैन नॉट पिक एंड चूज विच पार्ट ऑफ द डेट यू वांट टू रिकवर एंड नाउ एंड विच पार्ट लेटर। तो इसमें आप ये नहीं कर सकते कि भाई कौन सा आप चाहिए और कौन सा बाद में चाहिए, क्योंकि अगर जो जो छोड़ दिया ना वो छूट गया बेसिकली। इसका मतलब ये है, अगर आपने अगर ये डिसाइड किया कि मान लीजिए मैं, जैसे मैंने कहा कि एक साल का अगर आपने रेंट उसमें नहीं मेंशन किया जो कि आपको रिकवर करना था, तो वो रेंट अब वो छूट गया है, उसको आप अब आगे जाके ऐड नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपका जो पिक करने की बात है ना, यहाँ पे बेसिकली क्या, उसको वेव ऑफ करने की बात है। देखिए क्यों कहता है पूरा, इसमें WHOLE जो होल पूरा एंटायर की बात क्यों करता है। द लॉ हेट्स स्प्लिटिंग अ क्लेम। इफ समवन ओज यू मनी अंडर वन एग्रीमेंट यू मस्ट सू फॉर द एंटायर अमाउंट इन वन गो। तो देखिए लॉ जो है इस तरह की चीज़ों को अलाउ नहीं करता है कि आप उसको स्प्लिट कर लें, 2 भाग में बांट लें। अगर कोई जो है आपसे कुछ मनी जो है एक एग्रीमेंट के अंदर मतलब उसको उसकी बनती है तो वो व्यक्ति उस सारी अमाउंट को ही एक ही बार में सारा का सारा क्लेम करे। अगर उससे डैमेजेस चाहिए तो डैमेजेस मांगे, इंटरेस्ट चाहिए तो इंटरेस्ट मांगे, और प्रिंसिपल अमाउंट चाहिए तो प्रिंसिपल अमाउंट मांगे। तो ऐसा नहीं कर सकता एक बार प्रिंसिपल अमाउंट मांग लिया और एक बार जो है उसका इंटरेस्ट मांग लिया। और जैसे मैंने कहा कि रेंट एक साल का मांग लिया, मतलब 2021 का मांग लिया, 2022 का मांग लिया और 2023 का छोड़ दिया। तो 2023 का अगर छूट गया तो वो छूट गया, ठीक है। द प्रिंसिपल ऑफ फाइनलिटी का मतलब क्या है, देखिए इफ़ यू हैव अ राइट टू क्लेम $10,000 या जो भी है इसमें, इसको रुपीज़ में भी कर लीजिए, यू मस्ट क्लेम इट ऑल। इफ़ यू सू ओनली फॉर 5,000 विदाउट द कोर्ट्स परमिशन टू सू फॉर द रेस्ट लेटर यू लूज द राइट टू सू फॉर द रिमेनिंग 5,000 फॉर एवर। तो मैंने जैसे कहा कि अगर आपको मान लीजिए 10,000 रुपये का आपका क्लेम है मान लीजिए, और आपने जो सिर्फ 5,000 का ही कोर्ट में डाला, मतलब सूट फाइल किया है,
अगर आपने कोर्ट से परमिशन ले रखी है, देखिए परमिशन का मतलब ये नहीं है कोर्ट ने हाँ बोल दिया, वो ऑर्डर के अंदर आनी चाहिए। अगर कोर्ट ने परमिशन दे दी कि आप बचे हुए जो 5,000 है उसका डाल सकते हैं बाद में, तब तो ओके है। अगर कोर्ट ने परमिशन नहीं दी, और मैं बता रहा हूँ ऐसी चीज़ों में कोर्ट कभी परमिशन देगा ही नहीं, ठीक है ना, तो तब तो आप कर सकते हैं, नहीं तो फिर आपके जो वो 5,000 हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। तो एक्सेप्शन क्या है, यू कैन गिव अप रिलिंक्विश अ पार्ट ऑफ योर मनी इफ़ यू वांट टू फाइल द केस इन स्मॉलर कोर्ट। तो जैसे मैंने पहले भी कहा कि अगर 2 करोड़ तक की डिस्ट्रिक्ट जज की जो है जुरिडिक्शन है, आपका जो है अमाउंट जो है 2 करोड़ से ऊपर जा रहा है, तो आप हाई कोर्ट नहीं जाना चाहते, तो कुछ अमाउंट को आप जो है रिलिंक्विश कर सकते हैं, उसको छोड़ सकते हैं, ताकि कोर्ट की जो पेक्यूनिटी जुरिडिक्शन है वो जो है बरकरार रहे। अब देखिए एग्जाम्पल है इसके अंदर, सुरेश जो है लेंट, इसमें हम रुपीज़ को 1 लाख कर लेते हैं, ठीक है, डॉलर तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। सुरेश ने जो है उधार दिए 1 लाख रुपए टू महेश, महेश डिडंट पे, सुरेश सू ओनली फॉर 60,000 रुपीज़, अंडर रूल 2 ही इज अज्यूम टू हैव गिवन अप द रिमेनिंग 40,000 अनलेस स्पेसिफाइड। तो देखिए सुरेश ने जो है 1 लाख रुपए महेश को उधार दिए हैं, महेश ने जो है नहीं उधार वापस करे, लेकिन सुरेश ने क्या किया, सिर्फ 60,000 का सूट फाइल किया। और अब देखिए अब क्या है कि कोर्ट जो रूल 2 के हिसाब से ये मान लिया जाएगा कि सुरेश भाई साहब को 40,000 बाकी बाकी के जो है वो नहीं चाहिए, तो वो ख़त्म हो जाएगा। एक्चुअली क्या ना, मुझे रुपी का सिंबल नहीं मिल रहा था, इसलिए मैंने डॉलर का इसमें लगा दिया, पर आप इसको रुपीज़ ही पढ़ें तो बेस्ट रहेगा, ठीक है, तभी आपको थोड़ा हिंदी इंग्लिश में फ़र्क दिख रहा होगा। एनीवे देखिए रूल 2 का 2 जो बताता है वो कहता है रिलिंक्विशमेंट ऑफ पार्ट, ठीक है, अगर कोई एक पार्ट आप जो है छोड़ना चाह रहे हैं, तो इंग्रेडिएंट्स हैं इसके, द प्लेंटिफ इंटेंशनली ओमिट्स टू सू फॉर अ पोर्शन ऑफ द क्लेम, और द प्लेंटिफ वॉलंटरीली रिलिंक्विशेस गिव अप अ पोर्शन। तो मान लीजिए प्लेंटिफ ने जो है, पहली बात कर लेते हैं, प्लेंटिफ ने जो है इंटेंशनली जो है जानबूझकर जो है वो भूल दिखा रहा है, ओमिट का मतलब होता है भूल गया, ठीक है, एक जो कोई पोर्शन है, एक पार्ट है उस क्लेम का, जैसे कि मैंने कहा कि जो है कुछ महीने का रेंट है उसने छोड़ दिया, वो गलती से मतलब जानबूझ के, मतलब उसने छोड़ दिया, वो गलती भी क्या है, जानबूझ कर है। या फिर प्लेंटिफ ने जानबूझ के जो है वॉलेंटरीली, मतलब उसने, जैसे हमने बात करी कि वो जुरिडिक्शन के अंदर आना चाहता है, तब उसने एक पोर्शन छोड़ दिया। तो देखिए उससे क्या होगा, अगर वो ऐसा नहीं करता है तो ही कैन नॉट आफ्टरवर्ड सू फॉर द पोर्शन सो ओमिटेड और रिलिंक्विश्ड, तो बाद में वो इसके बाद में कोई सूट फाइल नहीं कर सकता। अगर जो वो भूल गया तो वो हमेशा के लिए भूल जाना चाहिए उसको, या फिर उसने त्याग दिया, रिलिंक्विश कर दिया, तो वो फिर वो भी जो है बाद में नहीं मांग सकता। तो ये जो रूल है ये क्या करता है, बार लगाता है, रोक लगाता है, इट स्टॉप्स यू फ्रॉम कमिंग बैक टू कोर्ट फॉर द पार्ट यू लेफ्ट आउट इंटेंशनली। तो जो चीज़ आप छोड़ चुके हैं कोर्ट में, अब कोर्ट अब उसको आपको वापस लेने के लिए मतलब एंटरटेन नहीं करेगी उसमें, अगर आप सब्सिक्वेंट सूट फाइल करेंगे तो। देखिए इसमें जो वर्ड यूज़ हुआ है यूज़ इट और लूज़ इट, समझ रहे हैं, तो इसके अंदर जो बात आती है वो आती है यूज़ इट और लूज़ इट, तो रूल है बेसिकली क्या है, दिस ऑफन कॉल्ड द यूज़ इट और लूज़ इट प्रिंसिपल इफ़ यू न्यू अबाउट द क्लेम एंड you chose not to ask the judge for it, the law assume you don't want it। तो इसके अंदर है कि भाई अगर आप यूज़ कर लेंगे तो आपको ठीक है मिल जाएगा, नहीं तो आप क्या करेंगे, लूज इट, या तो ले लो, नहीं लेना तो फिर उसको भूल जाओ, ठीक है। तो इसमें जो है अगर आप जो है चूज़ करते हैं भाई नहीं चाहिए, तो फिर जो है लॉ भी ये मानता है कि आप मतलब भूल भी गए या जानबूझ के छोड़ रहे हैं, लॉ यही मानेगा कि आप जो है आपको चाहिए नहीं। दिस प्रोटेक्ट द डिफेंडेंट फ्रॉम बीइंग वेक्स्ड, मतलब हरास ट्वाइस फॉर द सेम कोज। तो इससे क्या होता है कि डिफेंडेंट की प्रोटेक्शन है इसमें, कि उसको बार बार जो है 2-4 बार जो है उसको बार बार हरासमेंट का फेस नहीं करनी पड़ेगी। इमेजिन इफ समवन सूट यू फॉर रेंट ऑफ जनवरी देन फेबररी देन मार्च इन 3 डिफरेंट केसेस, दिस दैट वुड बी अनफेयर। अगर किसी को जनवरी का रेंट चाहिए, फिर फरवरी का चाहिए, फिर मार्च का चाहिए, फिर ऐसे करते करते तो फिर आप तो मतलब 12 महीने का मतलब क्लेम आपका मतलब 12 सूट हो गए इसमें, तो ये गलत है। देयरफॉर रूल 2 जो कहता है आस्क फॉर जनवरी और फरवरी, मतलब सारी चीज़ें एक ही चीज़ के अंदर होनी चाहिए, इसलिए ये बातें हमेशा जो है हमें ड्राफ्टिंग के टाइम पे क्लियर रहनी चाहिए। एग्जाम्पल है देखिए, एक टेनेंट है, ही ओज रेंट फॉर 2022 एंड 23, द लैंडलॉर्ड सू ओनली फॉर 2022 रेंट, लेटर द लैंडलॉर्ड कैन नॉट फाइल अ न्यू केस फॉर 2023 रेंट बिकॉज ही ओमिटेड अर्लियर। अब मान लीजिए 2023 में मतलब 2024 में आप जो है सूट फाइल कर रहे हैं 2022 और 2023 के रेंट रिकवरी के लिए, लेकिन आपने जो है या तो 2022 का मांगा या 2023 का मांगा है और उसमें से एक छोड़ दिया, तो बाद में उसके ऊपर आप सूट नहीं फाइल कर सकते, यही बात इसमें कही गई है।
जिस चीज़ को आप भूल गए तो आप भूल जाइए। अब देखिए रूल 2 क्लोज 3 कहता है ओमिशन टू सू फॉर रिलीफ। अब मान लीजिए कोई रिलीफ आपने नहीं मेंशन करी है, वही भूल गए, तो देखिए इसके इंग्रेडिएंट्स हैं। अ पर्सन इज एंटाइटल्ड टू मोर देन वन रिलीफ इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेम कोज ऑफ एक्शन। देखिए पर्सन, एक कोई भी व्यक्ति, आप जो है अलग कई तरह की रिलीफ मांग सकते हैं अपनी प्रेयर के अंदर कोर्ट से, ठीक है। द पर्सन में सू फॉर ऑल और एनी ऑफ सच रिलीफ। अब उसकी मर्जी है कि वो जो है वो जो उसने सूट फाइल किया वो सिर्फ एक रिलीफ के लिए करे या सारी रिलीफ मांग सकता है, जो भी उसको चाहिए कोर्ट से, ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ रेंट की बात कर रहे हैं, या फिर मान लीजिए कोई प्रिंसिपल अमाउंट है 10 लाख रुपए की, तो सिर्फ आपने 10 लाख मांगे, उसके ऊपर आप इंटरेस्ट मांग सकते थे लेकिन आपने नहीं मांगा, ठीक है। आपने कोई डैमेजेस मांगने थे वो नहीं मांगे, आपने जो लिटिगेशन एक्सपेंसेस थे वो नहीं मांगे। तो जो मांगना चाहते हैं मांग लीजिए, नहीं तो फिर जो छोड़ देंगे जो छूट जाएगा। If he omits without permission of the court to sue for all such relief, he cannot sue for the omitted relief later. तो अगर आपने जो है परमिशन नहीं ली कोर्ट से कि भाई मैं बाद में फाइल कर दूं इसके लिए जो बची हुई रिलीफ है सूट, तब तो भाई ठीक है, तब तो कोर्ट एंटरटेन कर लेगा सब्सिक्वेंट सूट। पर अगर नहीं हुआ तो वो फिर आप भूल जाइए उसको, ठीक है। तो यहाँ पे कोर्ट आपको देखिए रिलीफ इज़ व्हाट यू आस्क द कोर्ट टू गिव यू, है ना। वो रिलीफ है जैसे कि आपने घर की पोजीशन मांगी, उसकी कंपनसेशन मांगी, इंजंक्शन मांग लिया कि वो बेचे ना, समझ रहे। तो जो चीज़ें मांग लेंगे, जो नहीं मांगेंगे वो ख़त्म, ठीक है ना, छूट जाएगा। देखिए परमिशन इसकी बताता है 2 क्लोज 3। देर इज़ अ स्मॉल स्केप रूट इन रूल 2 क्लोज 3। जैसे हमने बात करी कि इफ़ यू वांट टू सू फॉर वन रिलीफ नाउ एंड वन अनदर लेटर, यू मस्ट आस्क द जस्ट फॉर द लीव ऑफ द कोर्ट। लीव ऑफ द कोर्ट का मतलब होता है कोर्ट से परमिशन ले लें, लेकिन ये ऑर्डर के अंदर रिफ्लेक्ट होना चाहिए कि वहाँ पे लिखा होना चाहिए कि प्लेंटिफ इज एंड प्लेंटिफ इफ वॉन्ट्स ही मे ऐसे करके लिख देगा कि मे परस्यू फॉर दी सच एंड सच रिलीफ इन दी, ऐसे करके। तो इस तरीके से लीव ग्रांट होती है। अगर ऐसा नहीं किया है तो इसलिए जो है परमिशन इसके अंदर कोर्ट से मांगनी चाहिए, वो भी राइटिंग में आनी चाहिए। इफ़ द जज सेज यस यू कैन सू फॉर पोजेशन नाउ एंड डैमेजेस लेटर देन यू आर सेफ, ठीक है। अगर कोर्ट कहता है, कहने का मतलब है ऑर्डर के अंदर आना चाहिए कि अभी जो है घर की पोजीशन मांग लो, बाद में उसके डैमेजेस मांग लेना, देन यू आर सेफ, ठीक है। इफ़ यू डोंट आस्क यू लूज द राइट टू द सेकेंड रिलीफ। तो अगर आपने नहीं बोला तो फिर आपका जो राइट है वो खत्म हो जाएगा। दिस इंश्योर्स दैट द कोर्ट मैनेजेस इट्स टाइम एंड नोज एग्जैक्टली व्हाट डिस्प्यूट्स आर पेंडिंग। तो इससे जो है कोर्ट को जो है आसानी होती है मैनेज करने में, और भाई किस तरह के डिस्प्यूट जो है पेंडिंग है, तो ये सब चीज़ें जो है क्लियर हो जाती हैं। देखिए एग्जाम्पल है इसका कि विजय ने सूट फाइल किया पोजीशन का ऑफ ए शॉप बट फॉरगेट टू आस्क फॉर मेन प्रॉफिट या मैसने प्रॉफिट, जैसे भी आप इसको पढ़ते हैं। डैमेजेस फॉर इलीगल यूज जिसके लिए कहते हैं। सिंस ही डिडंट टेक कोर्ट परमिशन ही कैन नॉट सू फॉर डैमेजेस लेटर। अब उसने देखिए घर की पोजीशन के लिए सूट फाइल किया है, लेकिन क्या है कि उसने जो है जो इलीगल ऑक्यूपेशन करा हुआ है, उसने जो भी उससे फ़ायदा हुआ है दूसरे व्यक्ति को, वो चीज़ उन्हें एज ए डैमेजेस नहीं मांगा। तो अगर वो कोर्ट की परमिशन लेता है तो वेल एंड गुड, ठीक है, और नहीं करता है तो फिर वो बाद में नहीं मांग सकता। देखिए व्हाट इज़ ए कॉज ऑफ एक्शन, ठीक है, थोड़ा ये समझ लेते हैं क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सिंस रूल 2 टॉक्स अबाउट कॉज ऑफ एक्शन वी मस्ट अंडरस्टैंड इट इज़ द सेट ऑफ फैक्ट्स दैट गिव्स यू द राइट टू सू समवन। तो बेसिकली क्या होता है कि उसमें कई फैक्ट्स होते हैं। जैसे हमने बात करी कि भाई पोजीशन मांग रहे हैं, तो पोजीशन जो है कब डिक्लाइन हुई, कब से उसके पास, तो बेसिकली इसमें डेट्स का गेम होता है। भाई कब कब से जो है आपका ये जो डिस्प्यूट है ये बना, ठीक है। हो सकता है कि जज मान लीजिए अगर आपने पैसे उधार दिए हैं, तो जिस दिन आपने पैसे उधार दिए तो वो डेट हो गई जिस दिन वो आपका कॉज ऑफ एक्शन हो गया। फिर आपने उससे मांगे, उसने उसने जो है टाल दिया, तो वो भी एक कॉज ऑफ एक्शन हो गया। फिर आपने फिर से जो है मांगे तो उसने मना कर दिया, वो भी कॉज ऑफ एक्शन हो गया। समझ रहे हैं, इस तरीके से सारे कॉज ऑफ एक्शन होते हैं। यू एग्जाम्पल है यू एंड आई हैव अ कॉन्ट्रैक्ट, आई ब्रेक इट, द कॉन्ट्रैक्ट, द ब्रीच टुगेदर फ्रॉम द कॉज ऑफ एक्शन। तो बेसिकली क्या, देखिए हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट है और मैंने जो है कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया, तो जैसे कॉन्ट्रैक्ट के ये जो ब्रीच है ना, कॉन्ट्रैक्ट और जो ब्रीच है, यही जो है दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, कॉज ऑफ एक्शन। तो जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था वो डेट आ जाती है, और जिस दिन ये ब्रीच होता है वो डेट आ जाती है। तो ये कॉज ऑफ एक्शन की डेट कह सकते हैं। ऑर्डर टू रूल 2 ओनली अप्लाइज इफ द कॉज ऑफ एक्शन इज द सेम, ठीक है। तो ये तभी लगेगा कि मान लीजिए, देखिए अगर ये सेम कॉन्ट्रैक्ट है तब तो ओके है ना, तब तो जो है आप दूसरा सूट नहीं फाइल कर सकते। लेकिन मान लीजिए फिर कंपनीज के बीच में कोई और एग्रीमेंट है, कुछ अलग चीज़ का है, तो वो फिर वो सेम सूट मतलब इसमें नहीं आएगा, वो सेम कॉज ऑफ एक्शन में नहीं आएगा।
इफ़ यू हैव टू डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट विद द सेम पर्सन, दोज आर टू डिफरेंट कॉज ऑफ एक्शन, यू कैन फाइल टू डिफरेंट केसेस। जैसे मैंने कहा कि दो अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट हैं तो फिर आप जो दो अलग अलग केसेस फाइल कर सकते हैं। देखिए रूल 3 कहता है जॉइंडर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन। बेसिकली आप चाहें तो कॉज ऑफ एक्शंस को जोड़ भी सकते हैं अगर एक ही व्यक्ति के खिलाफ है और दूसरा व्यक्ति भी जो है सेम ही है। तो अ प्लेंटिफ में यूनाइट इन द सेम सूट सेवरल कॉज ऑफ एक्शन अगेंस्ट द सेम डिफेंडेंट। तो जो है जैसे हमने कहा कि जो ये जो दो कॉन्ट्रैक्ट हैं तो वो चाहे तो अगर उसमें डिले ना हो रही हो तो वो दोनों को कंबाइन कर सकता है। प्लेंटिफ हैविंग कॉज ऑफ एक्शन इन विच दे आर जॉइंटली इंटरेस्टेड में यूनाइट देम अगेंस्ट द सेम डिफेंडेंट। तो प्लेंटिफ के पास अगर जो है मल्टीपल कॉज ऑफ एक्शन हैं तो उनको वो ज्वाइन कर सकता है। अगर जो है कोई मतलब किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी कोई मतलब कोई बिल्कुल ही ज़मीन आसमान वाले जो हैं चीज़ें नहीं होनी चाहिए, तो उसमें जो वो कर सकता है। दिस इज़ अलाउड टू सेव द कोर्ट्स टाइम एंड रिसोर्सेज। तो इससे जो देखिए कोर्ट का समय बचता है और जो कोर्ट की मशीनरी है वो बचती है। तो रूल 3 इज़ अबाउट एडिंग अप मल्टीपल इश्यूज इनटू वन जॉइंट केस। तो इसमें क्या होता है, मल्टीपल चीज़ें इसके अंदर ऐड हो जाती हैं। जैसे हमारे यहाँ पे दो अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट्स हैं तो उनको हम कर सकते हैं एक ही सूट के अंदर। पर अगर आप चाहें तो दूसरा सूट भी सेपरेट कर सकते हैं, ऐसी कोई इशू नहीं है, लेकिन उसमें कोई बार नहीं है बेसिकली। पर बार किसमें कि अगर सेम कॉज ऑफ एक्शन है, सेम एग्रीमेंट का, तब की बात है। देखिए रूल 3 की कन्वीनियंस ओवर कॉम्प्लेक्सिटी। तो बेसिकली क्या मतलब है इसका कि रूल 3 क्या है, परमिसिव है। इट डजंट से यू मस्ट, ठीक है ना, यू मस्ट जॉइन डिफरेंट कॉज ऑफ एक्शन, बट इट सेज यू मे, यू हैव द चॉइस। जैसे मैंने कहा कि इसमें कोई बार नहीं लगाई, आपको ऑप्शन दिया है कि अगर आप चाहें तो आप जो है मल्टीपल कॉज ऑफ एक्शंस को ज्वाइन करके एक सूट फाइल कर सकते हैं। तो इसीलिए इसमें मे वर्ड यूज़ हुआ है, इसलिए आपको सेकंड अगर सूट फाइल करना चाहेंगे अलग अलग चीज़ों पे तो कोई दिक्कत नहीं है। इफ़ रवि owes you money for a car and he also damaged your fence in a separate incident, you can sue him for both the car and money and the fence damages in one single suit। तो यहाँ पे देखिए दो अलग अलग कॉज ऑफ एक्शन है कि रवि ने जो है पैसे उधार लिए हैं और उसने जो है कार को भी जो है डैमेज किया आपकी, ठीक है, मतलब कार के लिए वो लिया है और डैमेज किया जो आपकी जो बाउंड्री होती है उसको, घर की। तो बेसिकली क्या है कि आप चाहें तो दोनों को इनको मिक्स करके एक सूट फाइल कर सकते हैं, पैसे की रिकवरी और अपना जो डैमेजेस हैं उसके लिए मांग सकते हैं, और आप चाहें तो दोनों के लिए सेपरेट सूट फाइल कर सकते हैं। तो इसी को कहते हैं जॉइंडर ऑफ कॉज ऑफ एक्शंस, ठीक है। तो ये सब काफ़ी सिंपल है, अब समझ में आ गया होगा आपको। एग्जाम्पल समझ लेते हैं। अनीता इशूज़ हर एम्प्लॉयर फॉर अनपेड सैलरी। तो ये हो गया कॉज एक हो गया, ठीक है, कि भाई अनीता ने अपने मालिक पर बकाया जो भी जो सैलरी है उसके लिए जो है उसने क्या किया, बेसिकली उसने सूट फाइल किया। एंड ऑल्सो फॉर ए सेपरेट लोन शी गेव टू हिम। और उसने जो है एक और चीज़ है जो उसने अलग से उसको लोन दिया था। शी जॉइंस बोथ इन वन सूट। तो उसने क्या किया, दोनों को ही एक ही सूट में ज्वाइन कर लिया। दिस इज़ वैलिड अंडर रूल 3। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि यहाँ दोनों व्यक्ति एक ही हैं, अपनी सैलरी भी वो मांग सकती है और कुछ उसको जो उसने लोन दिया था वो भी एक उसमें मांग सकती है। तो उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है कि आपको सेपरेट, पर आप चाहें तो सेपरेट कर सकते हैं, इसमें कोई बार नहीं होगी क्योंकि ये दोनों अलग अलग कॉज ऑफ एक्शन है। रूल 4 कहता है रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। बेसिकली जो ज़मीन जो लैंड वगैरह होती हैं उसके इंग्रेडिएंट हैं। दिस रूल इज़ restriction generally no cause of action shall be joined with suit for the recovery of immovable property, ठीक है। तो बेसिकली क्या कहता है ये, इसने रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है, रोक लगाई हुई है कि भाई अगर आप इमूवेबल प्रॉपर्टी का सूट फाइल करते हैं तो उसके अंदर आप जो है ये सब जो है कॉज ऑफ एक्शंस को मतलब इंक्लूड ना करें, एक ही चीज़ को एक ही बार करें। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं जहाँ पे आप इमूवेबल प्रॉपर्टी में कर सकते हैं, जैसे कि क्लेम्स फॉर मैसने प्रॉफिट और एरियर्स ऑफ रेंट। क्योंकि देखिए ये जो है सब्सिक्वेंट सूट भी नहीं माना जाएगा, इसलिए अगर आपको अपनी लैंड की पोजीशन चाहते हैं तो उसमें आपको अगर उसका जो प्रॉफिट है, उसका जो रेंट है वो जो है उसमें ही ऐड करना पड़ेगा। तो ये भी क्योंकि एक एक्सेप्शन में आता है। क्लेम फॉर डैमेजेस फॉर ब्रीच ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट अंडर विच द प्रॉपर्टी इज हेल्ड। तो मान लीजिए आपने कमर्शियल पर्पज़ के लिए जो प्रॉपर्टी दे रखी है, किसी बैंक को दे रखी है, तो अगर ऐसा लगता है कि भाई उसने कोई कॉन्ट्रैक्ट भी ब्रीच किया है, आपका रेंट अलग बनता है लेकिन जो है कॉन्ट्रैक्ट जो ब्रीच किया आप उसके लिए भी कर सकते हैं, ठीक है, तो वो ऐड कर सकते हैं। क्लेम्स इन विच द रिलीफ सोट इज बेस्ड ऑन द सेम कॉज ऑफ एक्शन। तो भाई वो क्लेम जिसमें जो है रिलीफ जो है क्या है कि सेम ही कॉज ऑफ एक्शन पर है। तो जैसे यहाँ पे बात आ गई ना कि आपने जो है किसी बैंक को जो है अपनी ज़मीन जो है मतलब जो है रेंट पे दी है, आपके बीच में एग्रीमेंट हुआ होगा, तो मान लीजिए कुछ प्रॉपर्टी को डैमेजेस आए हैं, कुछ हुआ है तो उसका अलग है, कुछ जो रेंट पेंडिंग है वो अलग है।
तो ये सब चीज़ें आप, क्योंकि कॉज ऑफ एक्शन सेम है तो आप उसमें उसको ऐड कर सकते हैं, मतलब करना है। इसेंशली यू कांट मिक्स ए ज़मीन लैंड केस विद अ मोबाइल फ़ोन थेफ्ट, ठीक है ना। तो ठीक है, मोबाइल की जो है मान लीजिए उसकी डैमेजेस वगैरह के लिए, तो वो नहीं कर सकते आप। आगे देखिए, प्रोटेक्टिंग लैंड सूट्स। वाई डज रूल 4 एग्जिस्ट? लैंड डिस्प्यूट्स आर यूजली कॉम्प्लेक्स एंड टेक लॉन्ग टाइम। क्योंकि देखिए जो ज़मीन के जो विवाद होते हैं ना, वो काफ़ी जो है मुश्किल होते हैं और काफ़ी समय टाइम टेकिंग होते हैं। द लॉ डजंट वांट अदर स्मॉल अनरिलेटेड इश्यूज टू मेक द लैंड केस इवन स्लोअर। तो क्योंकि देखिए जो ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स मुश्किल इशू है, उसकी वजह से जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उनको भी और जो है धीरे ना चलाया जाए। क्योंकि अगर मान लीजिए मनी रिकवरी है तो वो फटाफट हो सकता है, उसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ें आपको प्रूव नहीं करनी है। However, anything directly connected to that land, like rent from that land or damages to that land, is allowed to be joined. तो इसमें आप ज्वाइन कब कर सकते हैं? अगर वो देखिए डायरेक्टली ही वो इन्वॉल्व है, डायरेक्टली उस चीज़ से कनेक्ट है। तो अगर मान लीजिए ज़मीन का सूट फाइल कर रहे हैं लेकिन उसका आपको रेंट बनता है, आपका डैमेजेस बनते हैं, तो ये आप कर सकते हैं। इफ़ यू वांट टू जॉइन समथिंग एल्स यू गेस्ड इट परमिशन फ्रॉम द कोर्ट। अगर आपको जो है कुछ और जो है चाहिए तो कोर्ट से आपको परमिशन लेनी होगी। देखिए इसका एग्जांपल है करण सू फॉर रिकवरी ऑफ हिज फ्लैट। करण ने जो है अपने घर की रिकवरी के लिए सूट फाइल किया। ही ऑल्सो एड्स अ क्लेम फॉर द रेंट, और जो भी रेंट था उसको भी उसने ऐड कर लिया। दिस इज अलाउड बट ही कैन नॉट ऐड अ क्लेम फॉर अ स्टोलन बाइसिकल इन द सेम फ्लैट रिकवरी सूट। तो उसमें जो है मान लीजिए कोई बाइक वगैरह के जो डैमेजेस हैं उसके लिए नहीं मांग सकता। कभी कभी हम किसी को गाड़ी दे देते हैं, ठीक है, चोरी करवा देता है वो, तो जो भी है ऐसा कुछ है। रूल 5 कहता है क्लेम बाय और अगेंस्ट एग्जीक्यूटर्स। बेसिकली जो है क्लेम या तो वो फाइल कर रहा है या फिर एग्जीक्यूटर्स जो है मतलब के खिलाफ है, या फिर वो खुद से फाइल कर रहे हैं। तो बेसिकली क्या है कि एन एग्जीक्यूटर और एडमिनिस्ट्रेटर इज समवन हैंडलिंग अ डेड पर्सनस प्रॉपर्टी। तो बेसिकली एग्जीक्यूटर कौन है और एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? बेसिकली जो व्यक्ति जिसकी प्रॉपर्टी थी वो उसकी डेथ हो चुकी है। तो अब क्या होता है कि उस किसी विल के अंदर उसको एग्जीक्यूटर्स बनाया होता है, इस तरह के मैटर होते हैं। क्लेम्स अगेंस्ट दैम इन देयर पर्सनल कैपेसिटी कैन नॉट बी जॉइंड विद क्लेम्स अगेंस्ट दैम एज एन एग्जीक्यूटर। अब देखिए एज एन एग्जीक्यूटर अगर वो किसी मृत व्यक्ति के लिए वो करता है, ठीक है, या तो वो डिफेंड कर रहा हो या फिर खुद से सूट फाइल कर रहा है, तो ऐसे केस के अंदर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि वो अपना पर्सनल चीज़ें ऐड नहीं कर सकता। अपने पर्सनल केसेस को वो अलग से ही वो सेपरेट सूट रहेगा। तो एक्सेप्शन क्या है? अनलेस द पर्सनल क्लेम्स अराइज विद रेफरेंस टू द स्टेट प्रॉपर्टी दे आर मैनेजिंग। अगर मान लीजिए वो डायरेक्टली उससे इन्वॉल्व है, उसी के रेफरेंस में है पूरा, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। दिस कीप्स द ऑफिस एंड इंडिविजुअल सेपरेट। तो जो भी आपका जो है, अब ऐसा भी एग्जांपल समझ सकते हैं कि अगर मान लीजिए कोई कंपनी का डायरेक्टर है तो वो कंपनी के बिहाफ पे सूट को डिफेंड करता है, वो सूट को फाइल करता है। लेकिन अब अगर किसी के साथ में उसका कोई पर्सनल कुछ है, ठीक है, तो वो चीज़ें उनको वो इंक्लूड नहीं कर सकता। कहता कि जी मैंने भी इसको पैसे उधार दिए थे, वो तो फिर वो अलग चीज़ है, तो उसमें वो नहीं कर सकता है। ठीक है, पर्सनल वर्सेस प्रोफेशनल की बात करता है ये रूल 5। रूल 5 इज अबाउट प्रिवेंटिंग कंफ्यूजन। इफ समवन इज मैनेजिंग अ विल दे आर एक्टिंग इन अ स्पेशल लीगल रोल। यू शुड नॉट कन्फ्यूज देयर पर्सनल डेट विद द डेट्स ऑफ द पर्सन हु डाइड। तो अगर भाई मैंने जैसे कहा कि अगर वो किसी विल के अंदर, वसीयत के अंदर, अगर वो मतलब वो एक एग्जीक्यूटर है जिसकी जिम्मेदारी है कि वो सारी प्रॉपर्टी को जो जो व्यक्ति हैं जिनका नाम है उनको वो डिस्ट्रीब्यूट करे, तो अब वो अपनी चीज़ों को उसमें पर्सनल डेट्स वगैरह को वो ऐड नहीं कर सकता है। ठीक है, बाय कीपिंग दीज सेपरेट द कोर्ट एंश्योर्स दैट देयर हेयर्स ऑफ द डिसीज्ड पर्सन आर नॉट अफेक्टेड बाय द पर्सनल प्रॉब्लम ऑफ द एग्जीक्यूटर। तो भाई जो पर्सनल प्रॉब्लम्स है एग्जीक्यूटर की, उससे जो है बाकी जो उसके जो व्यक्ति हैं जिनको ये प्रॉपर्टी मिल रही है वो इससे जो है, क्योंकि अगर उसने मिक्स कर दिया तो फिर वो बेचारे परेशान होते रहेंगे कि भाई ये तो अपनी भी लड़ाई लड़ रहा है अलग से, एक हमारा अलग से सूट था, इसने अपना और डाल दिया। ठीक है, तो एग्जाम्पल है जॉन इज द एग्जीक्यूटर ऑफ मिस्टर स्मिथ्स विल। मैरी सूज जॉन फॉर अ डेट स्मिथ ऑर्ड हर, शी कैन नॉट जॉइन अ क्लेम फॉर अ पर्सनल लोन। तो ठीक है, पर्सनल चीज़ों के लिए इसमें कुछ वो नहीं है, तो ये आप खैर मैंने कई बार ये एग्जाम्पल दे दिया आपको। अब देखिए रूल 6 क्या था? पावर टू ऑर्डर सेपरेट ट्रायल। कभी कभी क्या है, देखिए कोर्ट के पास ये पावर है कि भाई अगर क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी कि आप कोर्स ऑफ एक्शन को ज्वाइन तो कर रहे हैं, लेकिन उसकी वजह से क्या है, ट्रायल लेट हो सकती है, डिले हो सकती है। ठीक है, तो कोर्ट इसमें क्या कह सकती है, भाई इसका अलग चलाओ, उसका अलग चलाओ। ठीक है, अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग सूट रखिए।
द इंग्रेडिएंट्स हैं, द प्लेंटिफ हैज जॉइंट सेवरल कॉज ऑफ एक्शंस इन वन सूट। अब प्लेंटिफ ने जो है, मैंने जैसे कहा, कई कॉज ऑफ एक्शंस को ज्वाइन किया हुआ है। तो कोर्ट फाइंड्स दैट दिस जॉइंडर में डिले और एम्बेरस दी ट्रायल। अब कोर्ट को लगता है कि भाई इससे क्या होगी, जो ट्रायल है वो बहुत लेट हो जाएगी, और कोर्ट को लगता है, और कोर्ट के पास पावर है कि वो ऑर्डर कर सकता है कि इसके अंदर भाई ये वाला जो सूट है इसको सेपरेट रखो, और जो बाकी कॉज ऑफ एक्शन है उसके लिए सेपरेट रखो, ताकि जो फटाफट काम हो जाए। ठीक है, अब देखिए कब जो है जॉइंडर जो है वो बैड होता है। बेसिकली जब आप कॉज ऑफ एक्शन को ज्वाइन करते हैं वो कब जो है सही नहीं होता है। वाइल रूल 3 अलाउज ज्वाइनिंग इशूज, रूल 6 सेज द कोर्ट कैन अनजॉइन देम इफ इट गेट्स टू मैसी। तो देखिए रूल 3 कहता है कि भाई ठीक है ज्वाइन कर सकते हो कॉज ऑफ एक्शंस को, लेकिन रूल 6 कहता है कि भाई आप उनको ज्वाइन मत करो, क्योंकि जो है ये क्या कर रहा है, ये जो है बहुत बड़ा मैस क्रिएट कर रहा है। इसमें जो है बहुत सारी जो है अननेसेसरी चीज़ें इसमें ऐड हो रही है, जिसकी वजह से जो बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। इफ़ अ केस हैज़ 10 डिफरेंट इशूज़ एंड इट्स बिकमिंग इम्पॉसिबल फॉर द जज टू मैनेज, द जज विल से, मान लीजिए जो है उसने 10 अलग अलग चीज़ों को उसमें ऐड कर दिया है और जज के लिए तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, तो जज कह सकता है कि लेट्स स्प्लिट दिस इनटू 3 सेपरेट ट्रायल्स टू मेक इट क्लियर एंड फास्ट। तो वो कह सकता है भाई 3 अलग अलग चीज़ें कर लो, ताकि जो है सिंपल भी हो जाए और फास्ट भी हो जाए। तो दिस इज यूजली डन व्हेन द एविडेंस फॉर वन इशू इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द एविडेंस फॉर अनदर, क्योंकि देखिए दोनों चीज़ों में एविडेंस भी अलग अलग लिए जाएंगे, तो ऐसे केसेस में किया जा सकता है। एग्जाम्पल है इसका कि प्लेंटिफ सूज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, डेफेमेशन एंड ट्रेसपास इन वन सूट। अब उसने 3 चीज़ें करी हैं भाई, कॉन्ट्रैक्ट है, ब्रीच उसका हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट जो टूटा है, डेफेमेशन मानहानि, और जो है घर में ट्रेसपास का किया है उसने। द जज फाइंड्स इट कंफ्यूजिंग एंड ऑर्डर्स द डेफेमेशन पार्ट टू बी ट्राइड सेपरेटली। तो कोर्ट ने कहा कि भैया ये डेफेमेशन को अलग करो, बाकी ठीक है कॉन्ट्रैक्ट का इस काम कर लेते हैं, ठीक है ना। तो रूल 7 है ऑब्जेक्शंस एज टू मिस जॉइंडर। अब बेसिकली ये कहता है कि अगर मान लीजिए कोई चीज़ छूटी है, मिस जॉइन हुई है, तो उसके ऑब्जेक्शंस कब लेने चाहिए। मतलब अगर किसी चीज़ को ऐड किया है नहीं किया है तो समझते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्शन ऑन द ग्राउंड ऑफ मिस जॉइंडर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन मस्ट बी टेकन एट द अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी। तो देखिए डिफेंडेंट के पास ये रहता है कि भाई अगर उसने किसी चीज़ का ऑब्जेक्शन लेना है, मिस जॉइंडर का कोई कॉज ऑफ एक्शन नहीं ज्वाइन हुआ है, तो उसका जो है जो भी कॉज ऑफ मतलब ये जो परमिशन है और ये जो ऑब्जेक्शन है ये आपको अपनी रिटर्न स्टेटमेंट में ही ले लेना चाहिए। इसका मतलब ये है, सो दे मस्ट बी टेकन एट और बिफोर द सेटलमेंट ऑफ इशूज़। तो बेसिकली सेटलमेंट ऑफ इशूज़ सही होगा, इशू फ्रेम तब होते हैं, रिटर्न स्टेटमेंट आ जाएगी, ठीक है ना, तो उसके बाद ही होते हैं। इफ़ नॉट टेकन अर्लियर द ऑब्जेक्शन इज डीम्ड टू बी वेव्ड ऑफ, लॉस्ट फॉर एवर। अगर आपने ऑब्जेक्शन नहीं लिया तो वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाते हैं। डोंट वेट टू लॉन्ग, ये कहता है रूल 7। इफ द डिफेंडेंट थिंक्स द प्लेंटिफ हैज़ रॉन्गली जॉइन 2 इशूज़ ही मस्ट कंप्लेन इमीडिएटली। तो अगर उसको लगता है कि भाई साहब इसने गलत जो है 2 इश्यूज़ को अलग जो है इसमें ऐड किया है, तो वो तुरंत अपना, मैंने कहा ना रिटर्न स्टेटमेंट में ही लेगा। बेसिकली यहाँ पे वर्ड कुछ लिखा नहीं है तो आप समझ लेना, ये रिटर्न स्टेटमेंट में ही ऑब्जेक्शन लेना है। ही कैन नॉट वेट अंटिल द एंड ऑफ द ट्रायल एंड दे से हे दिस जॉइंडर वॉज रॉन्ग। तो ये वो मतलब उसको तुरंत करना होगा, वो बाद में नहीं कह सकते कि जी ये जो ज्वाइन किया था ये गलत है सही है, ठीक है ना, तो नहीं कर सकते। कुछ एप्लीकेशंस हैं, एप्लीकेशंस के थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन वो भी बिफोर द फ्रेमिंग ऑफ द इश्यूज़, ठीक है। इफ़ यू डोंट ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग द फर्स्ट फ्यू हियरिंग्स स्पेसिफिकली बिफोर द इश्यूज आर सेटल्ड द कोर्ट अज्यूम यू आर ओके विद द कंबाइंड ट्रायल। तो अगर आप जो है इश्यूज़ फ्रेम होने से पहले अगर आप नहीं करते हैं तो कोर्ट मानेगा कि ठीक है आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। तो दिस प्रिवेंट्स पीपल फ्रॉम यूजिंग टेक्निकलिटी टू कैंसिल अ जजमेंट एट द लास्ट टाइम। तो कोर्ट को लगेगा कि सिर्फ अब ये टेक्निकलिटी पे आके जो है इसके पास अब कुछ बचा नहीं है, अब जो पूरी जजमेंट को ख़राब करना चाहता है, तो ये जो चीज़ें अलाउ नहीं होती हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल है कि रोहित सूज सिमरन फॉर 2 अनरिलेटेड इशूज़। सिमरन रियलाइज द जॉइंडर इज़ रॉन्ग बट वेट फॉर 2 years टू ऑब्जेक्ट। अब उसको लगा कि भाई देखो रोहित ने जो है जो सूट जो फाइल किया उसमें दोनों ही इश्यूज़ अनरिलेटेड हैं, दोनों को अलग होना चाहिए था, लेकिन सिमरन सोती रही, बाद में वो 2 साल के बाद बताती है, तो कोर्ट क्या करेगा, इस ऑब्जेक्शन को मना कर देगा, ठीक है, नहीं एक्सेप्ट करेगा। तो ये देखिए हमारी समरी रही, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई चीज़ पूछना चाहते हैं तो कमेंट में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सुंदर जेडी लॉ एजुकेशन।